क्लास में आपका स्वागत है। ई विद्या क्लास का ये 30 दिन का क्रैश कोर्स हम लोगों ने चलाया हुआ है। इसमें आपकी पर डे क्लास चल रही है। हमने स्टार्ट केमिस्ट्री से किया हुआ है और केमिस्ट्री के अंदर अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कम समय में काफ़ी काम किया जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों ने अधिकांश स्टूडेंट ने ई विद्या ऐप डाउनलोड किया हुआ है या फिर जिन्होंने ई विद्या ऐप डाउनलोड नहीं किया उन्होंने विद्या का क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है और उसके अंदर जो टोटल मटेरियल क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है उसकी आप ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मैंने बताया था मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनके एक्सेप्शन वगैरह, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सभी के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड के ऊपर डिस्कस किया था, कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने मेटलर्जी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। आज मैं मेटलर्जी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम डिटेल में मेटलर्जी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटलर्जी होती क्या है, इसको बोलते हैं धातु निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जितनी भी धातु हमारी नेचर के अंदर दिखाई देती हैं आवर्त सारणी के अंदर जितनी भी धातुएं रखी गई हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गोल्ड, प्लेटिनम, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सभी धातुएं जो होती हैं मिट्टी से प्राप्त की जाती हैं। अब इन मिट्टी से प्राप्त होने के बाद इनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप कई प्रोसेस के दौरान शुद्ध करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं धातु निष्कर्षण। मिट्टी से प्राप्त जो अयस्क होता है उससे पहले 2 डेफिनेशन आप देखिए। पहले खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। जो कि मिट्टी के अंदर जिसमें कि धातु पाई जाती है उसको बोलते हैं खनिज। कोई भी वह भाग होता है मिट्टी का, कोई भी वह सब्सटेंस होता है, कोई भी वह पदार्थ होता है जिसमें कि धातु पाई जाती है उसको बोलते हैं खनिज। अब खनिज बहुत सारे हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि खनिज के अंदर से हम धातु को निकाल सकें। तो सेकंड वर्ड आता है, सेकंड टर्म आता है अयस्क। और क्या होती है? और वो होती है, वो खनिज होती है जिससे कि हम धातु को बहुत आसानी से और प्रॉफिट के साथ, लाभ के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वो खनिज जिससे हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और लाभ के साथ प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं अयस्क। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो जाती है? इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए अयस्क हो जाता है। अयस्क से ही हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो कुछ धातुओं की मैं ज़रा बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस टेबल से मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूँ कि कैसे धातु निष्कर्षण करते हैं। और सबसे पहले हम अयस्क के 1-2 एग्जाम्पल आप जानते हैं। जैसे सोडियम का अयस्क होता है NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। कॉपर का होता है CuFeS2, जिसको हम कॉपर पायराइट बोलते हैं। एक कॉपर ग्लांस होता है Cu2S, कॉपर सल्फाइड होता है। लेड का जो होता है वो PbS होता है, इसको हम गैलिना बोलते हैं। ये सभी आप लोग क्या करेंगे, जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे धातुओं के अयस्क दिए हुए हैं उसको आप एक टेबल बनाएंगे या टेबल बनी बनाई है उसको आप थोड़ा सा लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से ही पूछा जाता है। ठीक है। और जो जिंक का होता है ZnS, जिंक ब्लेंडी बोलते हैं उसको। जिंक का एक अयस्क जो होता है वो ZnCO3 भी होता है, जिंक कार्बोनेट भी होता है। अनुज शर्मा, ओके। तो ये आप अयस्क जो हैं इसको टेबल को आप तैयार करेंगे। इनके नाम और फॉर्मूले, ये आपका होमवर्क है आज का। कल मैं काफ़ी बच्चों से क्वेश्चन पूछे भी थे, मैंने काफ़ी ने रेस्पॉन्स दिया था, जवाब भी दिया था। इसका मतलब आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि अयस्क का क्या सूत्र होता है या उसका क्या फॉर्मूला होता है। नरेंद्र कुमार मेटलर्जी की डिस्कस कर रहे हैं। अभी देख लो ध्यान से, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं।
मैं ये पढ़ा रहा हूँ मेटलर्जी, धातु निष्कर्षण क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल का चैप्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अयस्क को लेते हैं। अयस्क को सबसे पहले हम प्रथम प्रोसेस होता है उसका हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण किस तरीके से किया जाता है, अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, जिससे कि उसमें अयस्क की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उनसे दूर हो जाती हैं। अब इस सांद्रण की कई सारी विधियाँ हमारे पास हैं। किस तरीके से करते हैं एक एक करके मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको। पहली होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, ये विधि जो होती है उस प्रकार के अयस्कों के लिए यूज की जाती है जहां अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं और अयस्क जो होता है वो भारी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अयस्क को पाउडर की फॉर्म में ले लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क को पीस लिया जाता है, उसका चूर्ण बना लिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है बारीक। अब उसको हम जल की धारा के साथ तेजी से धोते हैं। उसमें क्या होगा, जो अशुद्धियाँ होंगी वो तो ऊपर आ जाएंगी क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं, और जो हमारा अयस्क होता है वो भारी होता है, वो नीचे आ जाएंगी। वो अशुद्धियाँ, जो अयस्क होगा वो भारी होने के कारण क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जो अशुद्धियाँ होंगी हल्की होती है उनको हम ऊपर से रिमूव कर लेते हैं वाटर के साथ, और जो अयस्क होता है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अयस्क का सांद्रण किया। सांद्रण का मतलब अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ वो निकाल ली, किसके द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। ठीक है, अब दूसरे नंबर की आती है झाग उत्प्लावन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि जो होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नरेंद्र कुमार अभी मैंने बताया था केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर धातु निष्कर्षण का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे जो मैंने झाग उत्प्लावन विधि की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये विधि किसके लिए होती है, सल्फाइड अयस्क के लिए, जो जिनके अयस्क सल्फाइड की अवस्था में पाए जाते हैं उसके लिए ये विधि होती है। जैसे कि कॉपर का देख रहे हैं आप, अयस्क क्या है, CuFeS2 है, कॉपर पायराइट। कॉपर का दूसरा है Cu2S है, लेड का PbS है, जिंक का ZnS है। तो जितने भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं उन सब के सांद्रण के लिए हम कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं, ये वाली विधि करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि। इसका पूरा डिटेल में मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ, उससे पहले हम ये टेबल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें से या तो अशुद्धियाँ या अयस्क कोई एक चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। अगर अशुद्धियाँ चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं तो जो हमारा अयस्क होता है वो होना नहीं चाहिए। उस केस में हम मैग्नेट के थ्रू दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और दूसरे वाले को निकाल के उसको सेपरेट कर लिया जाता है, उसको पृथक कर लिया जाता है। तो तीनों ही विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अयस्क को सांद्र कर सकते हैं। रामदेविस, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने क्या कर लिया, अयस्क को यहाँ पर सांद्र कर लिया है। अयस्क के अंदर जितनी अशुद्धियाँ थी वो अशुद्धियाँ हमने दूर कर ली है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप में ये सांद्रित अयस्क जो होता है, सांद्रित अयस्क 3 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, धातु निष्कर्षण कर रहे हैं। और धातु निष्कर्षण मैंने बताया आप लोगों को 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, आवर्त सारणी के आधार पे या सक्रिय श्रेणी के आधार पे। अमित कुमार, अयस्क क्या है? अयस्क वो होता है, ध्यान दे जरा, जिसमें हम किसी भी धातु को आसानी से और लाभ के साथ प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अयस्क। और खनिज क्या होता है? खनिज वो होता है जिस मिट्टी के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर कोई भी धातु उपस्थित होती है उसको बोलते हैं खनिज। ये सब खनिज भी हो सकते हैं, ये सब अयस्क भी हो सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है।
अब जो सांद्रित अयस्क हमने बना लिया है, ये क्या होता है, इसके अंदर धातु होती है। अब धातुओं को मैंने 3 श्रेणी में विभाजित किया हुआ है, सक्रियता श्रेणी के आधार पे या आवर्त सारणी के आधार पे। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? एक तो अधिक क्रियाशील धातु होती है, एक मध्य क्रियाशील धातु होती है। राकेश गुप्ता मिक्स मेटल बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मिक्स मेटल वो मेटल होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिला के एक गला के उनको एक कंबाइंड मेटल बना ली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको मिक्स मेटल बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु और एक कम क्रियाशील धातु। जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उनको सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं? उनके सांद्रित अयस्क से हम जो शुद्ध धातु होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है, उसको हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। हाँ, सचिन वाजपेयी, पीतल मिश्र धातु है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है? उस पदार्थ के गलित विलयन के अंदर या जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ जो होता है अपने आयनों के अंदर टूट जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। इनका शुद्ध धातु या इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं? इनका निष्कर्षण शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इनके जलीय विलयन के अंदर या इनके गलित अवस्था में विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, NaCl का मैं विलयन ले लेता हूं गलित अवस्था में। गलित अवस्था में विलयन के अंदर मैंने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। इसका विद्युत अपघटन करने जा रहा हूं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? इसके अंदर 2 प्रकार के आयन बन जाएंगे, एक Na+ आयन बन जाएगा और एक Cl- आयन बन जाएगा। दोनों आयन बन जाएंगे। अब ये दोनों आयन जो होते हैं, जो विद्युत अपघटनी सेल होती है, सेल के अंदर एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट डे भी मैंने बताया था कि कैथोड के ऊपर अपचयन होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन भी मैंने बताया था, अपचयन होता है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो उसको अपचयन बोलेंगे, और किसी पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को कौन प्राप्त करेगा? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है कैथोड पे, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सोडियम धातु के रूप में कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? शुद्ध सोडियम मिल जाएगा। अब ये जो क्लोराइड आयन है हमारे पास, ये क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे? 2 क्लोराइड आयन के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? Cl2 गैस निकल जाएगी। कहाँ निकलेगी? एनोड के ऊपर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NaCl के गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर राकेश गुप्ता आर्सेनिक मिश्र धातु है? नहीं भाई, आर्सेनिक मिश्र धातु नहीं है। आर्सेनिक तो मिश्र धातु नहीं होती है। ठीक है, मिश्र धातु वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा धातुएं मिली हुई होती हैं। नेहा चौधरी, सांद्र क्या है? सांद्र तो विलयन होता है। 2 प्रकार के मैंने विलयन बताए हैं कि एक तो सांद्र होता है और एक तनु होता है। एक कंसंट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है। सांद्र विलयन वो विलयन होता है जिसमें अम्ल की मात्रा, या सांद्र अम्ल वो अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। और जो तनु विलयन होता है वो विलयन होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्लीय पदार्थ की मात्रा कम होती है। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब
पतला होता है। शेखर अवस्थी टाइम टेबल 3 बजे से 4 बजे तक क्लास है। ठीक है, हाँ जीविका सिंह बिल्कुल सही है। आर्सेनिक जो होता है उपधातु होता है, ये मिश्र धातु नहीं होता है। ठीक है, राइट। तो ये बात समझ गए आप कि किसी भी पदार्थ की विद्युत धारा में जलीय विलयन के अंदर, गलित अवस्था में विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बन जाएगा, 2 आयन बनेंगे और दोनों आयन कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर अपनी अभिक्रिया दिखाते हैं। यहाँ इसका चयन होके ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और इसका ऑक्सीकरण होके ये Cl2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। श्वेता मिश्रा दोबारा सुन लो, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। कैथोड के ऊपर हमेशा अपचयन होता है, याद रखना। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसको अपचयन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, धनावेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और धातु के रूप में कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, और ये एनोड पे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl2 के रूप में एनोड से गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप अधिक क्रियाशील धातु जो होती है, अधिक क्रियाशील धातु को हम निष्कर्षित कर सकते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है जो मध्य क्रियाशील धातु होती है, बीच वाली क्रियाशीलता जिनकी होती है। मध्य क्रियाशीलता धातु किस किस की होती है, बताएगा कोई बच्चा। कौन कौन सी मेटल, कौन कौन सी धातुएं मध्य क्रियाशील होती हैं। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, ये जो धातु होती हैं, डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, ये मध्य क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो इन धातुओं को हम 3 तरीके से, पहले स्टेप बाय स्टेप पदों में चलना होता है। सबसे पहले इनका निस्तापन करते हैं, अभी मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं क्या होता है। भर्जन करने के बाद अपचयन कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको हमें सिर्फ भर्जन करना होता है, उनका भर्जन कर देते हैं तो हमें सीधी सीधी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। पीयूष कुमार गुप्ता बिल्कुल सही है। जिंक, आयरन और कोबाल्ट, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सभी का आंसर सही है। इसका मतलब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, स्टडी को कंटिन्यू रखिए आप। तो ये 3 तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, कौन कौन सा, कम क्रियाशील धातु का, मध्यम क्रियाशील धातु का और अधिक क्रियाशील धातु का। अधिक क्रियाशील धातु में आप एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, Al2O3 के गलित विलयन के अंदर आपने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, कोई बच्चा बताए मुझे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पे जरा ध्यान दें, Al2O3 के जलीय विलयन के अंदर या गलित विलयन के अंदर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, तो कोई बच्चा रिएक्शन बताए कि कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। आयन में बना देता हूं, ये कौन कौन से आयन के अंदर टूट जाएगा, एल्यूमिनियम आयन के अंदर टूटेगा Al+3 के अंदर, और जो दूसरा आयन बनेगा ऑक्साइड आयन O-2। तो बताए कोई बच्चा कैथोड के ऊपर कौन सा पदार्थ मिलेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, और एनोड के ऊपर कौन सा पदार्थ मिलेगा, कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं, इसका आंसर बताएंगे, कोई बच्चा जरूर बताएगा। धातु क्रम की चर्चा कर रहे हैं भैया, दिनेश कुमार। धातु क्रम, मेटलर्जी एक ही बात होती है। और अमलगम क्या होता है, अमलगम जब किसी मेटल को मरकरी के अंदर मिला देते हैं, पारे के अंदर मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं अमलगम। किसी भी मेटल को, सोडियम को ले लो, पारे के साथ मिला दो तो उसका सॉल्यूशन सा बन जाएगा, उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। पोटेशियम को ले लो, पारे के साथ मिला दो, पोटेशियम अमलगम बन गया। आयरन को ले लो, पारे के साथ मिला दो, वो क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। पीयूष कुमार गुप्ता, कैथोड, कैथोड पे धनायन जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। एल्यूमिनियम आएगा कैथोड के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है। पीयूष कुमार सिंह का आंसर सही है। फिर से एनोड के ऊपर एनायन जाएगा।
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म में निक्षेपित हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन बना देगा ये 2O- O2 की फॉर्म में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी एनोड के ऊपर। आरती मौर्य, पारा कैसा होता है? हाँ, पारा जो होता है धातु होती है और लिक्विड होता है। कल भी मैंने बताया था पारा अकेली धातु होती है, अकेली मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, शेखर अवस्थी का भी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। श्वेता मिश्रा का भी सही आंसर है, सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। तो पारा जो होता है, पारा जो आपकी एक धातु होती है जो कि अकेली धातु होती है, जो कि द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। कम अधिक क्रियाशील धातु को कर सकते हैं विद्युत अपघटित, मध्य क्रियाशील को और कम क्रियाशील को। अब जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका झाग उत्प्लावन विधि। इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये होती क्या है। इस विधि का उपयोग हम कब करते हैं? इस विधि का उपयोग हम करते हैं जब हमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करना होता है। कोई अयस्क जिसके अंदर सल्फाइड है, कौन कौन सा? कॉपर, आयरन, लेड और जिंक, ये सब सल्फाइड अयस्क की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनको हम सांद्रित करते हैं किसके द्वारा? झाग उत्प्लावन विधि के। तो इस विधि के अंदर एक बीकर ले लिया जाता है, उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, अयस्क जो होता है, पिसा हुआ अयस्क का पाउडर किसके साथ ले लेते हैं? जल के साथ। जल अयस्क ले लिया हमने, इसके अंदर जल मिला लिया, प्लस इसके अंदर थोड़ा सा चीड़ का तेल मिला लेते हैं। पाइन का जो ऑयल होता है, चीड़ का तेल होता है, जो कि सॉल्यूशन को, जो कि हमारे विलयन को चिकना बना के रखेगा। ठीक है, हाँ, आरती मौर्य बिल्कुल सही बता रहे हो। अब इसको क्या करते हैं, इधर से एक ट्यूब लगा लेते हैं जिसमें हम तेजी से दाब के साथ ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। तो ये वायु जब इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, तेजी से अयस्क को तेल के साथ मिला के झाग का निर्माण शुरू कर देती है, झाग बना देती है। इसलिए इसको बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि। जो अयस्क होता है वो तेल के साथ मिक्सअप होकर झाग बना देगा और वो सारे के सारे झाग क्या होंगे, यहाँ ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। और जो अयस्क की अशुद्धियाँ होती है, जिसको हम गैंग बोलते हैं, वो अशुद्धियाँ कहाँ आती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। और ये अयस्क जो होता है ये हमें झाग की अवस्था में मिल जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपसे पूछा जाएगा झाग उत्प्लावन विधि क्या होती है, किन अयस्कों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना होगा कि झाग उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसका डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आने के पूरे चांस हैं इसको। ठीक है, अयस्क का सांद्रण करोगी झाग बनाकर, हाँ, शेखर अवस्थी बिल्कुल सही बात है, झाग बनाकर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कौन से के लिए? सल्फाइड अयस्कों का, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद जो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे मैं आ रहा हूं, जो अधिक्रियाशील धातुओं का मैं बता ही चुका हूं कैसे करते हैं, वो तो विद्युत धारा प्रवाहित करके करते हैं। जो कम क्रियाशील धातु होती है, कम क्रियाशील धातु में, हाँ, ये फेन उत्प्लावन विधि है, बिल्कुल सही है रोहन, राजभर, ये फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। सक्षम सिंह एक बार और समझ लो, सक्षम सिंह दोबारा बोल रहे हैं, ये झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि है। इसका उपयोग कब करते हैं? जब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, अयस्क को पीस के पानी के साथ मिला लेते हैं, उसमें चीड़ का तेल डाल देते हैं।
तो जब उसको हम तेज़ी से वायु प्रवाहित करते हैं, इसमें झाग उत्पन्न होते हैं, दाब पड़ती है वायु, तो क्या होता है, झाग जो होते हैं सारे के सारे ये अयस्क झाग की अवस्था में आ जाता है। इनको निकाल के सेपरेट कर लेते हैं, इनका शुद्धिकरण करते हैं, और ये जो गैंग होता है ये अशुद्धियाँ होती है जो हमारी नीचे बैठ जाती हैं। किसी चीज़ को आपको दोबारा समझना हो तो आप वीडियो को बार बार तो 2-3 बार देखें, उनको समझने की कोशिश करें, वीडियो आपके पास होगी आ ही रही है। ठीक है। अब जो कम क्रियाशील धातु होती हैं, कम क्रियाशील धातु में जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आती है। ये प्लेटिनम क्या होती है, ये कम क्रियाशील धातु होती हैं, बहुत कम क्रियाशील धातु। ये आसानी से किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। ये कहाँ मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलती हैं। मुक्त अवस्था में मिलने की वजह से इनके साथ इनका जो हमें वो धातु निष्कर्षण करना होता है, उसके लिए ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में मिलने के कारण जल्दी ही इनका शुद्धिकरण हो जाता है, जल्दी ही इनका शोधन हो जाता है। ठीक है। अब मध्य क्रियाशील धातु के बारे में मैंने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। एक होता है निस्तापन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है। निस्तापन क्या होता है, किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ये जो आपने अयस्क बनाए हैं, यहाँ सांद्रित करने के बाद क्या करेंगे, अब इनको हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। वायु की उपस्थिति में गर्म करने से इनके अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो निकल जाएगी और अयस्क जो होता है वो शुद्ध अवस्था में आ जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रिया देख लो। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। क्या करना है आपको, निस्तापन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म कर दिया आपने, आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है। शेखर अवस्थी। लेड कार्बोनेट को आप कर सकते हैं, लेड कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट और लेड कार्बोनेट दोनों मिक्स अवस्था में होती हैं। इसको गर्म करोगे तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो निस्तापन वो प्रक्रम होता है जिसमें आपको क्या करना है, धातु को या अयस्क को ऑक्सीजन की वायु की अनुपस्थिति में भी गर्म किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्साइड बन जाएगा, अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अब दूसरे इसके बाद क्या करते हैं, इस ऑक्साइड का हम अपचयन कर लेते हैं। ये ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, कार्बन की उपस्थिति में अपचयित करके और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। हाँ, भंजन वायु की उपस्थिति में होता है, सही बात है। अब जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, जिंक हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया है। इसके अलावा लेड ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ कर देंगे, लेड प्राप्त हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। दोनों ही मेटल क्या हैं, हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ कर देंगे, Ca बन जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इस तरीके से बना लेंगे। हाँ कुमुद, बिल्कुल सही बात है, कार्बन की उपस्थिति में। अब आता है आपका भर्जन। भर्जन एक प्रक्रम होता है। क्या प्रक्रम होता है भर्जन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वहाँ पर क्या है, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भर्जन में। भर्जन को क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। उल्टा कर देंगे, भर्जन में ऑक्सीजन अनुपस्थित कर देंगे, निस्तापन में ऑक्सीजन उपस्थित कर देंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। लिख रहे हैं कई बच्चे अभी भी मैसेज गलत लिख रहे हैं। क्या करना है आपको, याद रखना है भर्जन जो होता है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और निस्तापन में नहीं आता है। नहीं मतलब नहीं,
इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है, वायु जो होती है अनुपस्थित रहती है, और भर्जन के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो उपस्थित होती है। तो हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को, श्वेता मिश्रा क्या कमेंट है आपका? श्वेता मिश्रा का कमेंट दिखाओ भाई, क्या कह रही है? हाँ, भर्जन में क्या करते हैं? हाँ सर, निस्तापन को एक बार आप अपने लैंग्वेज में समझाइए डेफिनेशन के साथ। निस्तापन अभी बताया मैंने, श्वेता ध्यान से सुनो। जो निस्तापन एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें सांद्रित अयस्क को लेके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, इसमें जो सांद्रित अयस्क के अंदर जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। और जो भर्जन होता है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वायु की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, जो अधातु की अशुद्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी, जो सल्फर की होती है, आर्सेनिक की होती है, और फॉस्फोरस की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ यूज करके इनका क्या होता है, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। जैसे सल्फर S8O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, SO2 बना देती है। गैस को खाली सल्फर की फॉर्म में ले लो, ठीक है। सक्षम सिंह थैंक यू। फॉस्फोरस जो होता है ये भी O2 के साथ मिलके क्या बना देता है, P4O10 बना देता है, और ये गैसें जो होती हैं वाष्पशील अवस्था में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। ये बन गया। अब ये जो इसके अंदर धातु सल्फाइड होते हैं, गैसें तो बाहर निकल गई, ये क्या होती हैं, तो अशुद्धियाँ होती है, जो है धातु की अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया है, तो वो क्या किया, ऑक्सीजन के साथ गैसें बाहर निकल गई। अब जो हमारी धातु होती है, जो सल्फाइड होता है ZnS प्लस O2, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnO प्लस SO2 बन जाएगा। ऑक्साइड की फॉर्म में क्या आ गई, धातु आ गई है। हाँ, रिया यादव SO2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। शेखर अवस्थी SO2 बन जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ लेड सल्फाइड जो होता है ये भी O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब इनका क्या करते हैं, P4O10, रिया यादव बिल्कुल सही, आरती मौर्य बिल्कुल सही। ये ऑक्साइड की फॉर्म में आ गए। अब इनको आप अपचयित कर लेंगे। कौन सा वाला अपचयन, ये वाला अपचयन। अपचयन करने के बाद क्या होगा, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इतने तरीके से आप धातुओं को कर सकते हैं। तो समझ गए आप लोग। सबसे पहले हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया। सांद्रण के लिए कौन कौन से विधि यूज की है मैंने बता दिया आप लोगों को। सल्फाइड अयस्कों के लिए हमने क्या किया है, झाग उत्प्लावन विधि की यूज की है। झाग उत्प्लावन विधि के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक निस्तापन प्रक्रम होता है और एक भर्जन प्रक्रम होता है। निस्तापन प्रक्रम हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें हिट कर देते हैं तो ये ऑक्साइड बन जाता है। इन ऑक्साइड का हम अपचयन कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगी, ये धातु शुद्ध मिल जाएगी। इसके बाद भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं अधातुओं की, वो ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। और जो ये हमारा सल्फाइड होता है, सल्फाइड आयन होता है, शैलेंद्र सिंह, ये सल्फाइड आयन होता है जिसके ऊपर S2- चार्ज होता है। समझ रहे हो बात। जब ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, अणु बनाएगा, तो क्या होगा, Zn के ऊपर 2+ चार्ज और सल्फाइड के ऊपर 2- चार्ज, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा। सल्फाइड जो होता है ये आयन होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इस तरीके से आप इनका ऑक्साइड बना लेंगे और उसका अपचयन कर लेंगे, तो ये हमारा धातु प्राप्त हो जाती है शुद्ध। हाँ, शेखर अवस्थी आयन होता है।
इसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट छोटी छोटी एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। गालक क्या होता है? गालक, जिसको हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं। गालक वो पदार्थ होता है जब किसी गैंग के अंदर मिला दिया जाता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, इसको गैंग के अंदर मिलाने से क्या मिलता है? धातुमल प्राप्त होता है। तीनों ही क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। गालक क्या होता है, गैंग क्या होता है और धातुमल क्या होता है। गैंग को जब आपको गलाना होता है, क्योंकि गैंग का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको जल्दी गलाने के लिए, जिससे कि धातुमल प्राप्त हो जाए, क्योंकि धातुमल के अंदर भी कुछ न कुछ धातु होती है, तो वो गालक इस्तेमाल किया जाता है जो कि गैंग को गला देता है। अब ये गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। अम्लीय गालक वो होता है जो कि क्षारीय अशुद्धियों के साथ रिएक्शन करता है, और क्षारीय गालक वो होता है जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ रिएक्शन करता है। जब हमारे पास अशुद्धियाँ क्षारीय होती हैं तो उसमें हम अम्लीय गालक इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे करो अस्थि। और जब हमारे पास अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं तो उसके अंदर हम क्षारीय गालक मिलाते हैं, धातु प्राप्त होगा। ये याद है, बिल्कुल सही है। इसकी एक एक रिएक्शन देख लो आप लोग। जब गालक अम्लीय है, कौन सा? सिलिका, SiO2। सिलिका जो होता है अम्लीय होता है, तो अगर अशुद्धि कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसको सिलिका के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ये क्या बन गया? धातुमल बन गया। ये नीचे बैठ जाएगा अशुद्धि के रूप में। अगर MnO मैग्नीज ऑक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन आप गालक फिर से बताइए। गालक वो पदार्थ होता है रोहन जो कि गैंग को गलाने के लिए, गालक का मतलब गलाना, किसी पदार्थ को गलाने के लिए, गैंग को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गैंग मतलब अशुद्धियाँ। जब अशुद्धियाँ हमारी क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं, तो हम अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं, और जब अशुद्धियाँ अम्लीय होती हैं तो क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और MnO क्या है? क्षारीय है, तो इसके साथ हम क्या मिलाएंगे? अम्लीय गालक मिलाएंगे। कौन सा? SiO2, सिलिका। यहाँ पर SiO2 की रिएक्शन करा दो तो ये क्या बन जाएगा? MnSiO3, मैग्नीज सिलिकेट। ठीक है। इसी प्रकार से क्षारीय गालक क्या होता है? जब अशुद्धियाँ अम्लीय होती हैं तब क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेल्ट करना, सक्षम सिंह, मेल्ट करना बिल्कुल सही है। गलाना, किसी पदार्थ को पिघलाना या गलाना। तो यहाँ पर जब अशुद्धियाँ अम्लीय होती हैं SiO2, तो गालक अब ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। बात वही है, बस अशुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की है, चीज़ वही होती है। P4O10 की रिएक्शन आप करा दो MgO के साथ, बन जाएगा Mg3PO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्यों होती है? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और फॉस्फेट के ऊपर 3- चार्ज होता है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये बन गया आपका। रिया यादव, MnSiO3, हाँ बिल्कुल सही है। अभी जायसवाल, वंस मोर। इसको क्या है, आप दोबारा रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हैं, वंस मोर नहीं, कई बार सुन सकते हैं। कई बार इनको चला के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइव क्लास में एक ही बार बताया जाता है, क्योंकि पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। गालक क्या होता है, गालक की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। गालक कितने प्रकार का होता है। धातुमल क्या होता है राम? गालक और गैंग की अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसको धातुमल बोलते हैं। ये धातुमल है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, ये भी धातुमल है, और ये दोनों भी क्या हैं? धातुमल हैं। ठीक है, स्लैग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्लैग, इसको भी स्लैग बोलते हैं। तो यहाँ से आप तीनों चीज़ों की डेफिनेशन बना सकते हैं। गालक वो पदार्थ होता है जो कि गैंग को गलाता है, और इन दोनों की अभिक्रिया करने के पश्चात धातुमल बनता है। गैंग क्या होता है? जो कि धातुओं की अशुद्धियाँ होती हैं। इस तरीके से मैंने अम्लीय गालक बता दिया, क्षारीय गालक बता दिया। अब इसके अंदर कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। दोबारा समझने के लिए आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइव क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करूँ, सारे टॉपिक कवर करने होते हैं हमें। आप वीडियो को आराम से बैठ के घर पे देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है थर्माइट वेल्डिंग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विनायक आराम से वीडियो बैठ के देखना, और अगर नहीं समझ आता है तो कल मेरे से पूछ लेना, कल डिस्कस करूंगा, आगे के टॉपिक भी कवर करने हैं। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है? थर्माइट एक पदार्थ होता है, आपने देखा होगा जब भी लोहे की वेल्डिंग करनी होती है, रेल की पटरियों को आपस में टूट जाती है, उनको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की वेल्डिंग की जाती है, उसको बोलते हैं थर्माइट, एल्यूमिनो थर्माइट, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये एक पाउडर होता है, चूर्ण की अवस्था में होता है, चूर्ण फॉर्म होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। इसकी क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आयरन के साथ कराते हैं Fe2O3, तो इसको गर्म किया हमने, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलने के बाद जो आयरन होता है वो पिघल जाता है, हमारा मेल्ट स्टेट में आ जाता है, और जो लोहे के बीच में आने के बाद उसको फिर क्या करता है, कुछ टाइम बाद ये ठंडा हो जाता है, और जो आयरन के बीच में, जो लोहे की रेल की पटरियों के बीच में जो क्रैकिंग होती है, जो टूटा हुआ होता है, वो उसको अच्छे तरीके से जोड़ देता है। तो इस प्रकार हमको एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग और आयरन पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बीच में जो आयरन क्रैकिंग होती है उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, जरा करें, जरा कोई बच्चा मुझे बताए इस रिएक्शन को बैलेंस करके। बताएगा कोई? एल्यूमिनियम के 2 मोल ले लो, 2 Fe ले लो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन आपकी। 2 Al, 2 Fe और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें कॉपर का निष्कर्षण मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, 2 हो जाएगा, ये आया था सही है। कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं? कॉपर का निष्कर्षण कॉपर का अयस्क कौन सा होता है? 2 अयस्क मैंने अभी बताए हैं। कॉपर पायराइट होता है, कॉपर पायराइट का अयस्क जो होता है CuFeS2 और Cu2S, ये 2 होते हैं, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको अभिक्रियाओं द्वारा समझाएं, या इसको शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि बताइए। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, अयस्क लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के लिए मैंने आपको बताया कि सल्फाइड अयस्क जो होता है, कौन कौन से सल्फाइड हो गए, कॉपर पायराइट CuFeS2 हो गया, और आपका कॉपर ग्लांस Cu2S हो गया। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया झाग उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। इस विधि में आप क्या करेंगे, वही एक बीकर ले लेंगे, उसके अंदर अयस्क जो होता है वाटर के साथ पिसा हुआ डाल के उसके अंदर चीड़ का तेल डाल देंगे, तेजी से वायु प्रवाहित करेंगे, तो जो अयस्क होता है वो झाग के रूप में ऊपर आ जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाएगी, और उस झाग को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, सक्षम सिंह समझ रहे हो? अब इसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, इतना करने के बाद हम फिर आते हैं भर्जन के ऊपर। भर्जन के ऊपर मैंने बताया आपको, भर्जन में वायु की उपस्थिति में
वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन आ जाती है तो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जो उसके अंदर अशुद्धियाँ होंगी सल्फर की SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हाँ रोहन बिल्कुल सही है, फेनुत्प्लावन विधि में बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ। और जो आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होंगी वो भी क्या होंगी, AS2O3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। सभी बच्चे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, सभी बच्चों को रिएक्शन बैलेंस में बहुत सारी रिएक्शन करवा चुका हूँ, अच्छे से आप लोगों को आ चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने कॉपर पायराइट को गर्म किया, CuFeS2 की रिएक्शन कराई मैंने O2 के साथ, तो क्या बन गया, Cu2S बन जाएगा प्लस FeS बन जाएगा और प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो Cu2S बना इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई, ये बन जाएगा Cu2O प्लस SO2। संतुलित आप लोग खुद कर लेंगे, सबको आता है। हाँ गुड रोहन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आयरन की FeS की रिएक्शन आपने O2 के साथ कराई, ये क्या बन गया, FeO बन गया प्लस SO2 बन गया। इस तरीके से क्या हुआ, हमें ये ऑक्साइड मिल गया, ये भी ऑक्साइड मिल गया, दोनों कॉपर के ऑक्साइड मिल गए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। ये जो अयस्क मिला है इसका प्रगलन, स्मेल्टिंग करते हैं। प्रगलन का मतलब होता है पिघलाना, गलाना। तो इसमें रेत और कोक मिलाया जाता है। जो अयस्क है हमारा, ये ऑक्साइड की फॉर्म में हमें अयस्क मिला है, इसके अंदर हम रेत मिलाएंगे और कोक मतलब कार्बन मिला के उसको वात्या भट्टी के अंदर पिघला लेते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, Cu2O FeS के साथ रिएक्शन करके बना देगा Cu2S प्लस FeO। ठीक है, अब FeS जो है ये O2 के साथ रिएक्शन करके बना देगा FeO प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। मेल्टिंग, पीयूष कुमार सिंह, मेल्टिंग स्मेल्टिंग एक ही बात है। अब ये FeO की अशुद्धियाँ जो हैं ये क्षारीय है, इसमें हम SiO2 मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा, आयरन सिलिकेट बन जाएगा। FeSiO3 धातुमल की अवस्था में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है अमित कुमार, समझ रहे हो तुम। इतना करने के बाद अब जो अगली अभिक्रिया आती है वो आती है वैषम्यरीकरण की। इस रिएक्शन को सुनीता गोस्वामी, गालक, गैंग और धातुमल। देखो गालक क्या होता है, गालक गैंग को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैंग क्या होता है, जब अयस्क को सांद्रित किया जाता है उसमें से जो अशुद्धियाँ निकलती हैं उसको गैंग बोलते हैं। और गैंग को गालक के साथ मिला के जो गलाया जाता है उससे जो बचता है उसको बोलते हैं धातुमल। ठीक है, ये चीज़ें आपके जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, सभी ने विद्या क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है या विद्या ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप लोग एक बार उनको पढ़िए और वीडियो को 2 बार 3 बार आराम से देखिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते हैं, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ आने वाला भी नहीं है। जो भी आएगा सब कुछ इसी में से आना है। आप इसको ढंग से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। इतना कर लिया, अब मैं बेशमर बता देता हूं। प्रगलन के बाद जो हमें अयस्क मिला हुआ है उस अयस्क को SiO2 के साथ मिला के हम वायु प्रवाहित करते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से अभिक्रिया होंगी, SiO2 जो होती है ये CaO के साथ मिलके क्या बन जाएगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, ये बन गया आपका धातुमल। ठीक है, हाँ प्रगलन से प्राप्त, बिल्कुल सही है सचिन वाजपेयी। प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी सिलिका मिलाकर एक बेशमर परिवर्तक में भर दिया जाता है और उसे वायु में प्रवाहित किया जाता है। इतना करने के बाद आपको क्या होगा, कॉपर मिल जाएगा। फपोलेदार कॉपर मिलता है, दानेदार कॉपर, उसके ऊपर छोटे छोटे से फपोले होते हैं। इतना पढ़ लेंगे आप। 1 मिनट के अंदर मैं मिश्र धातु बता देता हूँ। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु या एलोए बोलते हैं इसको,
दो या दो से ज़्यादा धातुओं को आपस में मिला के उसको गर्म कर दिया जाता है। दोनों धातु पिघल के एक कंबाइंड धातु बनाती हैं, उसको ठोस कर देते हैं। जो धातु बनती है वो मिश्र धातु कहलाती है। और ये धातु जो होती है, जो नॉर्मल धातु होती है, उन दोनों से ज़्यादा मजबूत होती है। जैसे पीतल होती है, पीतल के अंदर कॉपर होता है, जिंक होता है। जैसे आपका जर्मन सिल्वर होता है, इसके अंदर कॉपर, जिंक और निकेल होता है। इस तरीके से मिश्र धातु बनाई जाती हैं। तो सभी बच्चे काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन किया है, बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है। थोड़ी सी आप लोगों को सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। ई विद्या आप अपने डाउनलोड किया है, अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लिंक शेयर करिए। रोज़ की क्लास अटेंड करें। 30 दिन की जो क्लास हम लोगों ने चलाई हुई है, इसको अटेंड करिए। साथ में आपकी सेल्फ स्टडी, दोनों चीज़ें मिलकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं।